हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनडिफरेंस कर्व के बारे में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। तो आज अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें तो हमारी पुरानी और कुछ चीज़ें नई मिलजुल कर आएंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो ये आप रजिस्टर के अंदर मेन हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व, और इस हेडिंग में लिखना है आपको 100%। 100% का मतलब ये टॉपिक तो छोड़ के जा ही नहीं सकते आप अपने एग्ज़ाम के अंदर। इसका क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। तो इसको हम बहुत अच्छे से मार्क कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमारा टारगेट है 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने इनडिफरेंस कर्व की। तो पहले एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Indifference curve is downward sloping from left to right। तो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझने के लिए हम एक बार अपनी कुछ लास्ट लेक्चर की बातों का इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों आपको याद होगा कि आप इनडिफरेंस कर्व बनाना तो ऑलरेडी सीख ही चुके थे, तो एक बार फिर से बना रहा हूँ। इनडिफरेंस कर्व बच्चों आपने कुछ इस तरह से बना रखे हैं। इनडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस पर आप लिखते हो गुड एक्स, या जिसको हम पिज़्ज़ा बोल सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं गुड वाई, जिसको हम बोलते हैं बर्गर। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, अपना पुराना वाला आपको याद होगा, जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे कि अगर हम एक पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बंडल ए पर हैं और बंडल ए पर हमें एक पिज़्ज़ा मिल रहा है और 20 बर्गर्स मिल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं इनडिफरेंस कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर से नीचे आता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ऊपर से नीचे आता है लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब ये होता क्यों है वो भी समझना ज़रूरी है। इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि हमने पढ़ा था, चाहे कंज्यूमर बंडल ए पर हो या चाहे बंडल बी पर हो या चाहे सी पर हो या डी पर हो या ई पर हो, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और सेम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए या रखने के लिए अगर वो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ाता है, 1 से 2 करता है, तो उसको बर्गर की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, 20 से 15 करनी पड़ती है। देन अगेन अगर वो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ाकर 3 करता है, तो सेम सेटिस्फेक्शन मेंटेन करने के लिए उसे बर्गर की क्वांटिटी 15 से घटाकर 11 करनी पड़ती है। देन अगेन अगर उसको पिज़्ज़ा की क्वांटिटी 3 से बढ़ाकर 4 करनी है, तो उसको बर्गर की क्वांटिटी 11 से घटाकर 8 करनी पड़ेगी। याद आया बच्चों? मैं वही शेड्यूल अपना पुराना वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह एंड सो ऑन, अगर पिज़्ज़ा की क्वांटिटी 4 से बढ़ाकर 5 करनी है, देन बर्गर की क्वांटिटी 8 से घटाकर 6 करनी पड़ेगी। मतलब कि बेसिकली आपको अगर पिज़्ज़ा की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो आपको बर्गर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नीड या यू वांट टू मेंटेन सेम सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? तो सेम सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए आप अगर एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो दूसरे गुड को कम करना भी पड़ेगा। तो इसीलिए इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बनता। बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 तरह के कर्व्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी समझना। एक होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी कोई कर्व ऊपर से नीचे आता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक गुड तो इंक्रीज़ होगा और दूसरा गुड डिक्रीज़ होगा।
तो इस तरह की प्रॉपर्टी होने वाले कर्व्स हमेशा ऊपर से नीचे बनते हैं। जैसे इससे पहले आपने पीपीसी भी बना रखा है, तो पीपीसी में क्या होता था कि एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम होता है, तो पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। या इसी तरह आपने बजट लाइन बना रखी है, बजट लाइन में भी क्या होता है, एक गुड बढ़ाते हो तो दूसरा गुड कम करते हो, इसीलिए बजट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो सिमिलरली इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि अगर आप पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपको बर्गर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी टू मेंटेन सेम सेटिस्फैक्शन। तो ये है प्रॉपर्टी, और एग्ज़ाम में क्योंकि हमें पूरा लिखना है तो हम लिखते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो प्रॉपर्टी हो गया। बिकॉज, क्यों है ऐसा, बिकॉज इफ द कंज्यूमर wants to have more units of good X, comma, he will have to sacrifice some units of good Y to maintain same level of satisfaction। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें कृपया अंडरलाइन कर लेना लास्ट के फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो अब आप इसको लिख लो अपने रजिस्टर के अंदर विद डायग्राम। एग्ज़ाम में आएगा ये 3 नंबर की प्रॉपर्टी, तो डायग्राम बनाना है और ये कहानी लिखनी है। कहानी का निष्कर्ष ये है, मतलब कि कंक्लूजन ये है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड के कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। ही विल हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए ये है प्रॉपर्टी 1 कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके, चलो इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी के पीछे का जो रीज़न है वो भी बहुत ही मज़ेदार रीज़न है, और इसमें बहुत सी अच्छी नई बातें हैं। तो एक बार फिर से बच्चों करते हैं आपके साथ डायग्राम डिस्कस जो हमने पहले बनाया। इधर लिख लेते हैं पिज़्ज़ा और इधर लिख लेते हैं बर्गर, ठीक है ना, नाम दे देते हैं गुड एक्स गुड वाई। अब इस प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, उसकी शेप जो है वो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है ना। तो अब आपने शायद नोटिस करा हो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में भी और आज भी या जितनी बार भी कभी भी मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया है तो उसको हल्का सा एक कर्व दिया है, एक शेप दी है। ऐसा नहीं कि सीधा लाइन ली और नीचे लेके आ गया, इसको हमने थोड़ा सा घुमा के बनाया है। तो इस शेप को कॉन्वेक्स बोलते हैं कि दिस इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की नज़रों से देखोगे तो इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये प्रॉपर्टी तो हो गई, ठीक है सर, बना लिया, कॉन्वेक्स हो गया, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो बच्चों बहुत ध्यान से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान से मेरे साथ सीखना है। बच्चों बंडल ए, फिर से वही एग्जांपल, बंडल ए पे आपने कितने बर्गर लिए, 1 पिज़्ज़ा और 20 बर्गर, यही था कॉम्बिनेशन। अब जैसे ही आपने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा को मैं इंक्रीज़ कर दूं और पिज़्ज़ा को आप 2 पर ले आए, तो पिज़्ज़ा को 2 पर लाते ही बंडल बी पर अब आपकी बर्गर की क्वांटिटी में गिरावट आ जाएगी। और बर्गर की क्वांटिटी में कितनी गिरावट आई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप मत लिखना, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा वाई। बर्गर की क्वांटिटी में कितनी गिरावट आई, 5। आपने कितने बर्गर सेक्रीफाइस करे, 5।
फिर आपने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा 2 से बढ़ाकर 3 कर देता हूँ। तो जब आपने पिज़्ज़ा 2 से बढ़ाकर 3 करा और आप बंडल सी पर आए तो आपको फिर से बर्गर में कुछ गिरावट करनी पड़ी और बर्गर में 15 से आप गिराकर 11 पर आ गए, यानी बर्गर में कितनी गिरावट आई? 4। फिर आपने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा 3 से बढ़ाकर 4 कर देता हूँ, यानी कि आप बंडल डी पर आ गए और बंडल डी पर आने का मतलब ये कि आपकी बर्गर की क्वांटिटी 11 से घटकर हो गई 8, यानी कितनी गिरावट? 3। उसके बाद आपने सोचा पिज़्ज़ा को मैं 4 से बढ़ाकर 5 कर देता हूँ और आप बंडल ई पर आ गए और बंडल ई पर आने का मतलब ये कि आपकी बर्गर की क्वांटिटी 8 से घटकर कितनी हो गई थी? 6। तो कितनी गिरावट? 2। और आखिरी आपने सोचा था कि पिज़्ज़ा को 5 से बढ़ाकर 6 कर दो और आप बंडल एफ़ पर आ गए और बंडल एफ़ पर आने का मतलब कि बर्गर की क्वांटिटी 6 से गिरकर कितनी हो गई थी? 5। तो यानी कितनी गिरावट? 1 बर्गर की। तो आई होप बच्चों इतनी कहानी आपको समझ आ रही होगी, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ को नोटिस करना बच्चों, एक चीज़ नोटिस करना, जो ये बर्गर में गिरावट आ रही है जिसको हमने एक नाम दिया था, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाम दिया था ना, मैंने कहा था कि जो ये बर्गर में आप सैक्रिफाइस करते हो, ये जो सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, ये जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सारा राज जो है इस कॉन्वेक्सिटी शेप का, वो इनकी वैल्यूज़ में छुपा हुआ है बच्चों। सर कैसे? इनकी वैल्यूज़ में कैसे छुपा हुआ है? तो इनकी वैल्यूज़ को आप देखो, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी ये MRS की वैल्यूज़ घटते हुए क्रम में हैं। 5 4 3 2 1। तो जब MRS की वैल्यू घटते हुए क्रम में होती है, यानी कि डिक्रीज़ हो रही होती है, तो उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग। उसे क्या बोलते हैं? एक बार बोलो मेरे साथ साथ, डिमिनिशिंग। तो अगर MRS की वैल्यू घटते हुए क्रम में हो, मतलब कि कम होते हुए क्रम में हो, जैसे इसमें हो रही है 5 4 3 2 1, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS, है ना। और अगर यही वैल्यू ऐसे होती 1 2 3 4 5, मान लो 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में होती, तो आप बोलते इंक्रीजिंग MRS। और अगर ये वैल्यू होती मान लो फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 5, तो आप बोलते कांस्टेंट MRS। हालांकि वो दोनों इसमें नहीं होते, ऐसी बात है। तो इसमें हमेशा MRS जो होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। 5, ये देखो पहले 5 सैक्रिफाइस हुआ, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो MRS जो होता है वो हमेशा इसमें घटते हुए क्रम में होता है, घटते हुए। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये है MRS और इसकी वैल्यू क्योंकि घट रही है तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS। तो अब आपको जानकर अच्छा लगेगा थोड़ा सा, तो क्योंकि हम ये लिखने जा रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। मतलब ये शेप जो है, ये पता है कॉन्वेक्स क्यों बनी? क्योंकि ये वैल्यू घटते हुए क्रम में थी, तो इसीलिए शेप थोड़ा देख रहे हो, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ये कर्व जो है अपना शेप थोड़ा यूं बना लेता है, कॉन्वेक्स बना लेता है। अगर ये घटते हुए क्रम में ना होती, फॉर एग्जांपल ये डिमिनिशिंग ना होते, ये खाली होते 5 5 5 5 5, तो पता है शेप कैसे बनती? 5 5 5 5 5, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती। और अगर ये वैल्यूज़ होती 1 2 3 4 5, मान लो इंक्रीजिंग क्रम में होती, बढ़ते हुए क्रम में होती, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो फिर ये शेप जो है थोड़ा कॉनकेव बन जाती। याद करो बच्चों, लेट्स रिवाइज। आपने PPC पढ़ रखा है। PPC का शेप जो था, अगर आपको याद होगा, PPC का शेप ऐसा बनता था, थोड़ा सा घुमावदार, जिसको आप लिखते भी थे कॉनकेव। क्यों बनता था कॉनकेव? क्योंकि PPC में जो सैक्रिफाइस होता है, जिसको आप बोलते थे MOC या MRT, उसको क्या लिखते थे? वो इंक्रीजिंग होता है। वहाँ पे PPC में कैसे होती है गिरावट? पहले 1
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसीलिए पीपीसी बनता है कॉनकेव। लेकिन इनडिफरेंस कर्व में जो गिरावट है वो कैसी होती है, याद कर लेना। ये मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये याद करना है। डिमिनिशिंग, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग है तो ये कर्व कॉन्वेक्स बन जाता है, ठीक है ना। तो आईसी इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, दैट इज। अब डिमिनिशिंग एमआरएस का भी ना मीनिंग लिखना पड़ता है। एक नंबर इसी बात का है कि आपको इसका मीनिंग भी लिखना है कि डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब ये, मैं अंग्रेज़ी में लिखवाऊंगा कि हम पिज़्ज़ा तो एक एक यूनिट करके बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन जो बर्गर में सेक्रीफाइस हो रहा है वो घटते हुए क्रम में है, वो लेस एंड लेस हो रहा है, यानी 5, 4, 3, 2, 1। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। तो ये लिखेंगे हम, लिखो दैट इज टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वन गुड, यानी एक गुड के यूनिट को बढ़ाने के लिए, ये देखो पिज़्ज़ा, इसको बढ़ाने के लिए कॉमा, कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस, लेस एंड लेस को ब्लॉक बना लो, कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस ऑफ अदर गुड। बस ये लैंग्वेज और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर जो है एक गुड को बढ़ाने के लिए जो दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करेगा वो लेस एंड लेस करेगा, यानी लेस एंड लेस मतलब कि घटते हुए क्रम में करेगा। पहले 5, तो फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो वो सैक्रिफाइस तो करेगा, वो सैक्रिफाइस तो करेगा, लेकिन लेस एंड लेस यानी कम 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 करके सैक्रिफाइस करेगा। 5, 4, 3, 2, 1 करके सैक्रिफाइस करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। तो बच्चों डायग्राम आपको भी बनाना है, ठीक है सर। सर ये बादल सा क्या बना दिया आपने? बादल में बच्चों इतनी इम्पॉर्टेंट बात लिखवानी है आपको कि मैं क्या बताऊं। सर फिर बताओ क्या लिखवाना है। चलो तो देखो बच्चों ध्यान से प्लीज़, ये एमआरएस है, ये एमआरएस है, कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ मैं, है ना। ये एमआरएस है, 5, 4, 3, 2, 1 एमआरएस है ये। तो बच्चों एमआरएस जो होता है, क्योंकि वो 5, 4, 3, 2, 1 है, क्योंकि वो घटते हुए क्रम में है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स शेप बन रही है। तो आपको जानकर बड़ा मज़ा आएगा, इसीलिए बोला जाता है या इसीलिए होता भी है, एमआरएस इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये जो एमआरएस की वैल्यू है ना 5, 4, 3, 2, 1, ये इसका स्लोप है, इसीलिए ये ऐसे कॉन्वेक्स बन रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एमआरएस इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है बच्चों एमआरएस। तो एमआरएस जो है वो हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप को डिफाइन करता है। तो एमआरएस क्योंकि डिमिनिशिंग है तो इसीलिए कॉन्वेक्स बन रहा है। अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होता, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग होता, तो ये कॉनकेव बन जाता। और अगर एमआरएस कांस्टेंट होता, मान लो 5, 5, 5, 5, 5, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो एमआरएस ही वो चीज़ है जो इंडिफरेंस कर्व के शेप को डिफाइन कर रही है। इसीलिए एमआरएस इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को कौन मेजर करता है? एमआरएस करता है। तो 5, 4, 3, 2, 1, तो ये जो स्लोप्स आ रही हैं इंडिफरेंस कर्व की, यही होती है एमआरएस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सेकंड प्रॉपर्टी अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो पूरा नोट करके फिर आप आगे बढ़ना रजिस्टर के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर 3, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व represents higher satisfaction।
ये प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में 3 नंबर की आ जाती है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। चलो, तो इसका एक डायग्राम बनाना है बच्चों आपको मेरे साथ साथ, सुंदर सुंदर। ठीक है, तो एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है, उसको नाम देना है IC1। फिर एक और इंडिफरेंस कर्व बनाना है बिल्कुल इसके ऊपर, और वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, वो पैरेलल होना चाहिए, और उसका नाम देना है IC2। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बंडल ले रहा हूँ, इस बंडल का नाम है P। इस बंडल का नाम है P। तो P बंडल पे मान लेते हैं आपको 5 यूनिट्स मिल रहे हैं Y के, और 4 यूनिट्स मिल रहे हैं मान लेते हैं X के। ठीक है ना, P बंडल पे। और इसी तरह एक बंडल आपको बनाना है Q बंडल, IC2 पर बनाना है Q बंडल। तो Q बंडल में मान लेते हैं आपको 7 यूनिट्स मिल रहे हैं X के, और 5 यूनिट्स ही मिल रहे हैं Y के। ठीक है ना, तो ये 2 बंडल बना लिए अपनी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। प्रॉपर्टी तो ये कह रही है कि हायर इंडिफरेंस कर्व में ज़्यादा मज़ा आता है, रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, है ना, ये कह रहा है। तो इस बात को हम समझने के लिए अपना एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं साथ साथ, और फिर देखते हैं, आपको साथ साथ ही समझा दूंगा। इन द डायग्राम comma at the same level of 4 units of good Y, consumer is getting more units of good X at bundle Q as compared to bundle P। ठीक है, अभी आप लिखो, फिर बच्चों सब समझाता हूँ। फुल स्टॉप, मतलब अभी तक की लाइन का क्या मतलब है वो समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि डायग्राम में, इन द डायग्राम एट द सेम लेवल ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ गुड Y, इसको 5 यूनिट्स कर लेना। एट द सेम लेवल ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ गुड Y, यानी कि गुड Y के जो 5 यूनिट्स हैं वो तो P बंडल पर भी 5 ही मिलेंगे, Q बंडल में भी 5 ही मिलेंगे। मतलब मैं इधर एक बार छोटी सी चीज़ लिख लेता हूँ कि मान लेते हैं एक बंडल है P। ठीक है, उसमें आपको कितने गुड X मिल रहे हैं? 4 गुड X मिल रहे हैं। और कितने गुड Y मिल रहे हैं? 5 गुड Y मिल रहे हैं। ठीक है ना। और एक दूसरा बंडल है Q बंडल, इसमें आपको गुड X मिल रहे हैं 7 और गुड Y मिल रहे हैं 5। तो ये कह रहा है एट द सेम लेवल ऑफ यूनिट 5 ऑफ गुड Y, मतलब गुड Y के तो आपको 5 ही यूनिट्स मिल रहे हैं, इस बंडल में भी और इस बंडल में भी, दोनों में 5 ही यूनिट्स मिल रहे हैं। कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ गुड X एट बंडल Q, लेकिन बंडल Q में उसको गुड X के ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो आप फोकस करो X गुड पर। बंडल P में मिल रहे हैं सिर्फ 4 और बंडल Q में मिल रहे हैं 7। यानी कि ऐसे डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो कि गुड Y तो उसको इतना मिल ही रहा है, गुड Y तो उसको 5 मिल ही रहा है, लेकिन बंडल P पर गुड X मिलेगा इतना, लेकिन बंडल Q पर गुड X मिलेगा इतना। तो उसके 2 बंडल हैं, एक है 4,5, एक है 7,5। अभी तक यहाँ ये लिखिए बात कि इन द डायग्राम एट द सेम लेवल ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ गुड Y, कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ गुड X एट बंडल Q, उसको बंडल Q में ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू बंडल P। फुल स्टॉप। सिंस हिज प्रेफरेंस इज, बताओ क्या, ये आपने पहले पढ़ा एक टर्म,
कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी होती हैं, ये आपने बच्चों पहले पढ़ रखा है। सोचो, सिंस हिज प्रेफरेंसेस, आपने एक टर्म पहले पढ़ रखी है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी होती है। सर याद नहीं आ रहा। सिंस हिज प्रेफरेंस इज मोनोटॉनिक, ये लिख रखा है आपने, सबसे पहली टर्म लिखवाई थी, चेक कर लो। उसकी प्रेफरेंस मोनोटॉनिक होती है। सर मोनोटॉनिक का क्या मतलब था, एक बार दोबारा याद दिलवाओ। मोनोटॉनिक ये होता है कि मान लो बच्चों आप ये कंज्यूमर हो, आपको दो थैले दिखाई दे रहे हैं, एक थैला है 4,5 का, एक थैला है 7,5 का, तो आप किधर भागोगे, कहाँ मज़ा ज़्यादा आने वाला है आपको। सर सिंपल सी बात है, इसमें बंडल क्यू में 7,5 है, ज़्यादा मिल रहे हैं यूनिट्स, उसमें तो खाली 4 और 5 मिल रहे हैं, तो कंज्यूमर कहाँ भागेगा, क्यू की तरफ भागेगा। तो वही लिख रहे हैं, सिंस हिज प्रेफरेंस इज मोनोटॉनिक ही विल सेलेक्ट बंडल क्यू, वो कौन सा बंडल सेलेक्ट करेगा, क्यू बंडल सेलेक्ट कर लेगा। देयरफॉर, इसीलिए हम कहते हैं, वी कैन से दैट हायर इंडिफरेंस कर्व represents हायर सेटिस्फैक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होता है उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है ना, कैसे सर, तो देख लो आप, पी बंडल जो है वो है IC1 पे, क्यू बंडल जो है वो है IC2 पर, और दोनों में से हमने प्रूफ करा अभी दोनों में से कंज्यूमर कौन सा बंडल लेगा, बंडल क्यू, क्योंकि इसमें मज़ा ज़्यादा आ रहा है बंडल क्यू में। तो अब बंडल क्यू क्योंकि IC2 पर है, तो इसका मतलब यहाँ मज़ा ज़्यादा आ रहा है, 2 पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और 1 वाले IC पर कम सेटिस्फेक्शन है। तो जितना ज़्यादा IC हायर होता है उतना ज़्यादा मज़ा और आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, ये आप मत बनाना अपने एग्जाम्पल में, आपको सिर्फ 2 ही बनाने। मान लो मैं एक और IC बना देता IC3 और इस पर एक बंडल बना देता R, तो यहाँ पर तो हमें गुड एक्स मिल रहे होते, मान लो 12 गुड एक्स मिल रहे होते, और गुड वाई मिल रहे होते मान लो 5 गुड वाई मिल रहे होते। तो फिर कंज्यूमर कहाँ भागता, मान लो उसको एक बंडल आर में पता चले 12 गुड एक्स और 5 गुड वाई, अब कंज्यूमर कहाँ भागेगा, उसकी प्रेफरेंस मोनोटॉनिक है तो बंडल आर की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब उस केस में उसको आर में और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी बन गई, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द रिप्रेजेंटेशन हायर द सेटिस्फैक्शन। तो जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा, हाई हाई हाई, उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ठीक है ना, बात क्लियर। ओके, तो ये 3 नंबर में आएगा, ये कहानी लिखनी है प्लस ये डायग्राम बनाना है। थर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व आप अपने डायग्राम में मत बनाना, वो तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो आपका डायग्राम ओनली IC1 एंड IC2 पर फिनिश। और इसके बाद आती है लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर मतलब कभी भी नहीं, इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस बात को हम एक डायग्राम बनाकर और अपनी कहानी से समझते हैं। तो एक बनाते हैं हम इंडिफरेंस कर्व IC1, इंडिफरेंस कर्व 1, और एक बनाते हैं हम IC2, इंडिफरेंस कर्व 2। तो IC1 और IC2 हमने बनाया, और सर ये आपने गलत बना दिया सर, आपने तो प्रॉपर्टी लिखी है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सर कहीं आपने प्रॉपर्टी गलत तो नहीं लिख दी, कहीं ये नेवर तो नहीं काटना, या कहीं ये डायग्राम तो नहीं गलत। नहीं बच्चों, डायग्राम भी सही है, प्रॉपर्टी भी सही है। अब हम ये करके हम यही तो बताएंगे ना प्रॉपर्टी। मैं आपको 2 इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ अभी। अब इसमें एक ऐसी समस्या आ जाएगी कि आप खुद मानने के लिए राज़ी हो जाओगे
कि भाई दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। अभी इसमें देखना ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है एक, तो एक बार करके देखते हैं कि भाई हो गया तो क्या है। जैसे कभी पेरेंट्स मना करते हैं ना कि बेटा इस चीज़ को कभी नहीं करना, नेवर डू दिस, तो आप सबसे पहले वही करते हो, है ना, करके देखते हो कि यार ये मना क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी मना कर रही है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो हमें तो खुजली मचेगी कि अच्छा ये कह कैसे रहा है हमें कि कभी नहीं होंगे, तो मैं तो करूँगा। तो हम करके देख रहे हैं कि क्या होता है। तो अब हमने कर लिया इंटरसेक्ट, चलो ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, IC1 पर इस पर एक बंडल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं बंडल C, और दूसरा बंडल का नाम रखते हैं बंडल B, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल B इज इक्वल टू satisfaction from bundle C, since they both lie on IC1। तो फर्स्ट पॉइंट में बच्चों ये कह रहा है कि एक इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये वाला इंडिफरेंस कर्व 1, B बंडल भी इस पर लाई कर रहा है और C बंडल भी इस पर लाई कर रहा है। तो हमें तो ये पता है ना कि इंडिफरेंस कर्व पर कोई भी बंडल अगर लाई करेगा तो उनका सेटिस्फैक्शन बराबर होगा, है ना, सबका सेटिस्फैक्शन सेम होता है। तो IC1 पर बंडल B और बंडल C जो है उनका सेटिस्फैक्शन है सेम। फिर एक IC2 पर एक बंडल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं A। सेकेंड पॉइंट, सेटिस्फैक्शन from bundle B is equal to satisfaction from bundle A, since they both lie on IC2। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ये जो IC2 है, इस IC2 पे बंडल B भी लाई कर रहा है, इस IC2 पे बंडल A भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों बंडल का सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो सही कह रहा है, क्योंकि जब सेम इंडिफरेंस कर्व पर कोई बंडल्स होते हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन भी सेम होता है। तो बंडल B का सेटिस्फैक्शन और बंडल A का सेटिस्फैक्शन सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पर हैं। अब थर्ड पॉइंट लिखने के बाद आप समझ जाओगे कि जब हम पेरेंट्स की बात नहीं मानते ना और अपनी ज़िद करते हैं तब क्या होगा। जब मना करा था प्रॉपर्टी ने कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और हमने कर दिया। अब देखो थर्ड में लिखो, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस कॉमा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल A should be equal to satisfaction from bundle C। सर मतलब यहाँ तक का मतलब क्या, यहाँ तक का मतलब बच्चों बड़ा सिंपल है। वो ये कह रहा है इस पॉइंट में कि ऊपर की दोनों इक्वेशन को अगर हम इकट्ठा करें, मतलब B इज़ इक्वल टू C कह रहे थे हम, फिर B इज़ इक्वल टू A कह रहे थे, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर इकट्ठा करके देखें तो उस हिसाब से तो मैथमेटिकली A का सेटिस्फैक्शन और C का सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए ना। भाई ये तो सिंपल सा लॉजिक है। हम कह रहे हैं B और C बराबर हैं, फिर हम कह रहे हैं B और A बराबर हैं, तो दैट मीन्स A और C इसका मतलब बराबर होने चाहिए। तो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, satisfaction from bundle A should be equal to satisfaction from bundle C, but परंतु अब सोचें बच्चों, दिक्कत आ गई। बट A बंडल है IC2 पर, C बंडल है IC1 पर, तो दो बंडल्स अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर हैं। सोचो बेसिक कॉन्सेप्ट, दो बंडल्स
अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर हैं, तो क्या कभी इनका सेटिस्फैक्शन सेम होगा? क्या यह हो सकता है क्या? नहीं। तो यही लिखना है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हो तो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ए का सेटिस्फैक्शन और सी का सेटिस्फैक्शन बराबर हो। ए में कुछ और कॉम्बिनेशन होगा, सी में कुछ और कॉम्बिनेशन होगा, तो ए और सी का सेटिस्फैक्शन तो बराबर हो ही नहीं सकता। सिंस, क्यों नहीं हो सकता? सिंस दे बोथ lie on different ICs, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं। वो 2 पर कर रहा है, ये 1 पर कर रहा है, तो इनका सेटिस्फैक्शन तो कभी भी सेम हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हेंस, इसीलिए अब समझ आई पेरेंट्स की बात ना मानने का नतीजा। तो इसीलिए हेंस वी कैन से दैट, इसीलिए कहा जाता है 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसीलिए 2 ICs कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए कहा जाता है। समझ आ गया सर, बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए। पेरेंट्स ने अगर कुछ कहा कि ये कभी नहीं करना, तो बस मत करो। अगर करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में, है ना। शुरू में तो मज़ा आएगा आपको, लेकिन अंत में जाके आपको नुकसान ही मिलेगा या आप फंस जाओगे। हाँ सर, ये बात सही है। चलो, तो अब एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हैं वो आएगा तो है ही एग्ज़ाम में, है ना। तो एग्ज़ाम के नंबर अभी पक्के करके चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट आएगा। उसका रीज़न ध्यान रखना है, क्योंकि सेम सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए आप एक गुड को बढ़ाओगे और दूसरे को सैक्रिफाइस करोगे, इसलिए बस इतनी बात याद रखनी है। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स। क्यों है कॉन्वेक्स? क्योंकि इसमें जो MRS होता है, यानी जो सैक्रिफाइस होता है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसीलिए इसका स्लोप ऐसा है। तो इस शेप को बोल देते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स शेप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, और MRS ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी मज़ेदार थी कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, यानी जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होगा, मज़ा भी उतना ज़्यादा आएगा। क्योंकि बंडल P पर आपको मिल रहा था 4,5, लेकिन बंडल Q पर आपको मिल रहा था 7,5। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्योंकि मोनोटॉनिक है, तो कंज्यूमर कौन सा बंडल लेगा? 7,5 वाला, Q वाला। तो इसीलिए उसको P के मुकाबले Q पे ज़्यादा मज़े आए, तो वो Q बंडल ही लेगा। और चौथी प्रॉपर्टी कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आप करके करोगे, देखोगे, तो क्या समस्या होगी? B और C बराबर हैं, ठीक है, B और A बराबर हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैथमेटिकली A और C बराबर होने चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि A अलग IC पर है, C अलग IC पर है। तो इसीलिए ये जब पॉसिबल ही नहीं हो सकती, तो हम कह देते हैं कि 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों, ये चारों प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से रट भी लेना, समझ भी लेना, सारी बातें इसमें कवर कर लेना। तो आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना था वो यही था। बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।